डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। इसमें हम जो कंसीडर करने वाले हैं टॉपिक्स वो है टॉपिक नंबर 2.1। यूनिट 2 जो है हमारी वो है थर्मल पावर प्लांट। टॉपिक 2.1 इसमें जो हम कवर करेंगे आज टॉपिक्स वो है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट एंड साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट। इंट्रोडक्शन। थर्मल एनर्जी जो है वो इंडिया में एक मेजर सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। लगभग 60% ऑफ एनर्जी जो हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो स्टीम प्लांट्स के थ्रू आती है इंडिया में, जिसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में हमारे पास कोल भंडारण काफी है और ये लगभग 170 बिलियन टन्स का भंडारण है। और इंडिया में कोल की रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। और जो कोल इंडिया में मिल रहा है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रेड ए से लेकर ग्रेड जी तक के कोल्स में। जो स्टीम पावर प्लांट्स हैं उसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मींस कोल। उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे बॉयलर्स में स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और वो स्टीम बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की होती है। ये जो स्टीम प्रोड्यूस होती है ये फिर हमारी स्टीम टर्बाइंस को चलाती है और कई बार स्टीम टर्बाइंस के साथ जनरेटर्स को कपल कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन होता है। स्टीम पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली जो स्टीम टर्बाइंस है या स्टीम इंजन है वो केवल प्राइम मूवर्स के रूप में ही काम नहीं करती, बल्कि उनसे हम अपने ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जैसे पंप्स, स्टॉकर्स, फैन आदि को भी चलाने के लिए काम में ले सकते हैं। स्टीम पावर प्लांट या तो केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही उत्पन्न करती है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए स्टीम जनरेट करने का भी काम करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करती है, जैसे कि पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल या रिफाइनरीज में या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज या फिर हमारी फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। प्लांट में जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है वो सिर्फ टरबाइन को ही चलाने के काम में नहीं ली जाती, बल्कि बची हुई स्टीम से हम जो है एग्जॉस्ट स्टीम जिसको बोलते हैं उसको हम बाकी पर्पस में भी यूज में लेते हैं प्लांट में, जिसको डिटेल में अभी आगे हम कंसिडर कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है थर्मल पावर प्लांट के? लेस इनिशियल कॉस्ट की जरूरत पड़ती है थर्मल पावर प्लांट में अगर हम कंपेयर करें बाकी जनरेटिंग स्टेशन से। इसमें लैंड रिक्वायरमेंट जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में कम काम में ली जाती है। प्लांट का साइज छोटा होता है। इसका ईंधन जिसको कि हम फ्यूल बोल रहे हैं जो कोल के फॉर्म में होता है वो बाकी फ्यूल्स के कंपैरिजन में सस्ता होता है। और जो जनरेशन जो हो रहा है हमारा वो डीजल पावर प्लांट के कंपैरिजन में इसकी जो कॉस्ट आती है, लागत आती है वो कम होती है। थर्मल पावर प्लांट की डिसएडवांटेजेस में मेन डिसएडवांटेज है कि थर्मल पावर प्लांट में जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है और मेन ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन बन सकता है। थर्मल पावर स्टेशन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी हम बोल रहे हैं वो काफी कम होती है, वो लगभग 30% के करीब ही है। थर्मल पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में और उसको एक्शन में लाने में एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है और ये कॉस्टलियर है इन कंपैरिजन टू हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट के। इसमें पानी की भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें चाहिए होती है। थर्मल पावर प्लांट को
कंस्ट्रक्ट करते वक्त सबसे मेन जो पॉइंट हम देखते हैं वो है कि नियरनेस टू लोड सेंटर, जहां भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी है उसके कितना पास हमारा थर्मल पावर प्लांट है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जितना दूर होगा उतना ही ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और लॉसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम करने के लिए और लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग पावर प्लांट जो है वो अपने लोड सेंटर के पास ही कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर डीसी सप्लाई चाहिए तो इस फैक्टर को कंसिडर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एसी ट्रांसमिशन जो है वो लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज या हायर से लोअर वोल्टेज जो है वो पॉसिबल है। तो उसके लिए हमारे पास अगर बाकी कंडीशंस फेवरेबल है तो लोड पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर रिसोर्सेस। कंस्ट्रक्शन जहां भी हो रहा है थर्मल पावर प्लांट का, वहां पर पानी का हमारे पास पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब पानी हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है थर्मल पावर प्लांट में। पानी की जरूरत किन किन जगह पड़ेगी थर्मल पावर प्लांट में? स्टीम जनरेट करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी बॉयलर में। कूलिंग पर्पस के लिए पानी चाहिए, जो कि कंडेंसर्स में हमें ठंडा करने की प्रक्रिया के लिए पानी की आवश्यकता होती है। फिर थर्मल पावर प्लांट्स में जो मेन ड्रॉबैक है वो है डिस्पोजेबल ऑफ एश। डिस्पोजल ऑफ एश मतलब राख को हम कहाँ डिस्पोज करें, क्योंकि जो एश प्रोड्यूस हो रही है वो एक पॉल्यूशन का कारण भी है और उसको हम सब जगह डंप नहीं कर सकते। तो जब एश डिस्पोजल होता है तो उसको भी हम पानी के थ्रू डिस्पोज करते हैं। फिर पीने के पानी के लिए चाहिए, जो पानी हमें चाहिए इसकी आपूर्ति हम या तो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से कर सकते हैं या अपनी नदियों द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। इसलिए जो भी हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर रिसोर्सेज जो है वो एक मेन सोर्स है साइट सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, कि कोल की उपलब्धता कितनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें कोल की जरूरत पड़ती है स्टीम को रेज करने के लिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग थर्मल पावर प्लांट में जो कोल काम में लिया जाता है वो लो ग्रेड कोल काम में लिया जाता है, जिसमें और इसमें 30 to 40% जो है वो ऐश बच जाती है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट जो है वो ऐसी जगह लोकेट किया जाना चाहिए जहां पे हमें कोल के ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगे, ज्यादा खर्चा नहीं आए और डिस्पोजेबल ऑफ ऐश भी हमारे लिए इजी होना चाहिए। लैंड रिक्वायरमेंट, कि कितनी लैंड की जरूरत पड़ती है हमें थर्मल पावर प्लांट के लिए। लैंड रिक्वायरमेंट जो है वो हमें सिर्फ थर्मल पावर प्लांट को लगाने के लिए ही नहीं बल्कि और बाकी चीजों में भी हमें लैंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां पर भी प्लांट होगा वहां हमारे पास स्टाफ के रहने के लिए कॉलोनी बनानी पड़ेगी, कोल का स्टोरेज भी करना पड़ेगा, ऐश डिस्पोजल के लिए भी प्लेस अलग से बनी हुई होती है। तो इसलिए हमें लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत जो है वो थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो 2000 मेगावाट प्लांट के लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो लगभग 200 से 250 एकर्स होती है। कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है थर्मल पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए। साथ के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट वहां बनाया जाए जहां फ्यूचर में हम उसको एक्सटेंड कर सकें, तो वहां पर खाली जगह भी और होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ लैंड, किस तरह की लैंड होनी चाहिए थर्मल पावर प्लांट को लगाने के? थर्मल पावर प्लांट के लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि हेवी लोड को विथस्टैंड कर सके, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में डेड लोड जो है थर्मल पावर प्लांट का वो बहुत ज्यादा होता है, वो लगभग होता है 57 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए पोली जमीन नहीं होनी चाहिए, हमें एक
सॉलिड जमीन चाहिए जो कि अच्छे लोड को विथस्टैंड कर सके। फिर हमें ये देखना है कि जो भी लैंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो लो लाइंग लैंड नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है लैंड का ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी लैंड थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए ताकि बारिश या जब ज्यादा पानी आता है तो उस वक्त हमारा जो प्लांट है क्योंकि वो पानी में नहीं डूबे, नहीं तो कोल जो है वो गीला हो जाता है और ऐसे में थर्मल पावर प्लांट जो है वो वर्क करना पॉसिबल नहीं रहता। जो लैंड चाहिए वो चट्टानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम ब्लास्ट वगैरह करके और फिर उसको प्लांट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो सॉइल है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें फाउंडेशन जो है वो फर्म होना चाहिए, मतलब मजबूत फाउंडेशन होना चाहिए हमारे प्लांट का। जो लैंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल एरिया के पास भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब के धुआं, शोर और एक्स्ट्रा न्यूसेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है थर्मल पावर प्लांट की वजह से, तो इसलिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज से दूर होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट। और ऐसी लैंड भी देखनी पड़ती है जिसमें फ्यूचर एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल हो। फिर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो भी वहां अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कोल जो हमारे पास आएगा वो रेलवे स्टेशन के थ्रू ही रेलवे बोगीज के थ्रू मंगाया जाता है और एज डिस्पोजल के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा रिमोट में भी नहीं हो सकता जहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे पास ना हो। फिर लेबर सप्लाईज, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही लेबर हमें कुशल मजदूर जो है वो मिलने चाहिए रीजनेबल रेट पे, और वो ताकि प्लांट में साइट के पास ही रह सके और कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करे। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है थर्मल पावर प्लांट का वो है एश डिस्पोजल। एश डिस्पोज करना एक मेन प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें लो ग्रेड कोल काम में लेते हैं और लगभग 3.5 टन जो है राख हर दिन एक थर्मल पावर प्लांट से डिस्पोज करनी पड़ती है। तो थर्मल डिस्पोजल जो एश डिस्पोजल है थर्मल पावर प्लांट का, तो हम चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी जगह पे हो जहां उस एश को भी रीयूज किया जा सके। एश को रीयूज करने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर्स ले लेते हैं, ईंटें बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है अगर वो पावर प्लांट के पास में ही ईंट का कोई भट्टा हो, या फिर कोई पुरानी कोल माइंस है जिसमें से कोल तो हम ले लेते हैं और खाली एक लो लाइंग लैंड बच जाता है, उसमें भी हम कोल को एश को डिसयूज्ड माइंस में डाल सकते हैं, या फिर ऐसी जगह डिस्पोज कर सकते हैं जहां हमारे पास रिवर, लेक या सी पास में हो और उसमें भी हम एश को डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, आबादी वाले क्षेत्रों से दूर होना चाहिए हमारा थर्मल पावर स्टेशन पर कोयला कंटिन्यूअसली चलता है और धुआं और राख जो है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है। जो आसपास में अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो उसमें पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूशन का भी एक फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए धुएं के कारण ऐसा प्रदूषण क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक होता है। इसलिए प्लांट का जो सिलेक्शन साइट है वो हमेशा रेजिडेंशियल कॉलोनीज से काफी दूर होना चाहिए।